हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑन चैनल नीट ज्ञान नवोदयम। तो इसका हमने कहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट तक मैंने आपको देखिए पढ़ा दिया है। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। तो यूरिन यहाँ पे कंसंट्रेट यूरिन कैसे करते देखिए। यहाँ पे हमारा क्या है कि मैमल्स में ये एक मतलब कि मैकेनिज्म पाई जाती है, इससे हमारी यूरिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन निकलती है। क्यों? क्योंकि 99.9% हम अपना 99% हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 99% अपना हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्यूब्यूल्स में अपना, जो हमारे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, इन सब में हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इसकी मैकेनिज्म कैसी है, कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे निकलती है देखो। तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये देखिए एक डायग्राम हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे वसा रेक्टा, और अब ये वसा रेक्टा क्या है, नेफ्रॉन क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मैंने आपको बताया था ना, हमारी चली आती है इसके पहले तो लूप ऑफ हेनले के पास हमारा ये बना लेती है वसा रेक्टा हमारा ये। तो ये हमारा इसी के पास देखिए प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पे वसा रेक्टा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अलग से रख के आपको बता दिया गया है। यहाँ पे अलग से रख के वसा रेक्टा देखिए बता दी गई है। तो यहाँ पे हमारा क्या है देखिए कि यहाँ पे पहली बात अगर मैं आपको देखो बताना चाहूँ तो यहाँ पे वसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले ये मिल करके बनाते हैं क्या, कंसंट्रेटेड यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करते हैं, फ्लोट जो हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वसा रेक्टा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो देखिए ब्लड का फ्लो होता है, तो यहाँ से क्या था, ऐसे था। यहाँ पे वसा रेक्टा में ऐसे था। तो यहाँ पे हमारा कैसे, देखो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं पहले। ये हमारे लूप ऑफ हेनले में हमने देखा जो हमारा फ्लो था यहाँ पे ऐसा था। ऐसे ही वसा रेक्टम आपको जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये वसा रेक्टम इसके पैरेलल ही रहती है। मैंने आपको ऊपर देखिए एक डायग्राम जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो आती है तो लूप ऑफ हेनले के पास ये उसके पैरेलल ही, ठीक है, वसा रेक्टम बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बात इनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है यहाँ पे। यही जो है मैकेनिज्म बनाते हैं किसका, कंसंट्रेटेड यूरिन का मैकेनिज्म जो बना देते हैं। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के मतलब कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। यहाँ पे दोनों देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे ये आ जाएगा तो यहाँ ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ नीचे हो जाएगा इसमें, इसके अगर यहाँ पे अगर पैरेलली आ जाएगा मान लीजिए यहाँ पे तो इसमें अगर देखिए नीचे की तरफ है तो इसमें हमारा ऊपर की तरफ होगा। ये देखिए ऊपर की तरफ है। ऐसे यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा अगर, तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ होगा। ऐसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं एक दूसरे के, और यहाँ से कुछ मतलब कि मेंटेनेंस करके रखते हैं, किसका, ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस यहाँ पे बना करके रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है तो कि लूप ऑफ हेनले और वसा रेक्टा दोनों मिल करके आपस में कुछ ऐसी मैकेनिज्म बनाते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या है, यूरिन जो है कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाती है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके बताना चाहूंगा। यहाँ से मैंने आपको देखिए काफी कुछ देखिए समझा दिया। देखो, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स भी एबिलिटी होती है कि अपना कंसंट्रेटेड यूरिन कर सके। कैसे? द हेनलेज लूप एंड वसा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। देखिए एक तो बता दूं कि यहाँ पे रोल किसका किसका होता है। एक तो होता है हेनले लूप और वसा रेक्टा का एक रोल होता है इसमें, किसका, NaCl और यूरिया का। NaCl और यूरिया, ये दो चीजें आपको यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारी लूप ऑफ हेनले है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। फ्लो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही आपको वसा रेक्टा में भी होता है, लेकिन वसा रेक्टा में थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? यहाँ पे इसमें राइट वाली में ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ राइट वाली में लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ आता है, और राइट वाली में ऊपर की तरफ जाता, लेफ्ट वाली में ऊपर की तरफ जाता है। एंड 10 फॉर्म से काउंटर करंट। काउंटर करंट क्यों बना लेता है भाई, एक में नीचे आया एक में ऊपर, तो वही तो काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, एक में नीचे की तरफ एक में ऊपर की तरफ है। यहाँ पे द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वसा रेक्टा। वसा रेक्टा की जो दो होती है वहां पे भी देखिए हमारा काउंटर करंट पैटर्न में देखने के मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न, यानी वसा रेक्टा की अगर आप दो में देख लीजिए तो वहां पे भी आपका काउंटर करंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम लूप ऑफ हेनले में देख ले तो वहां भी काउंटर करंट देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको ये बताया, पहले मैंने आपको डायग्राम से ही बता दिया। The proximity between the loop of Henle and vasa recta, as well as the counter current with the counter current in them, help in maintaining the increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium। कितना? देखो
आपके कॉर्टेक्स में कितना पाया जाता है? तो कॉर्टेक्स में हमारे पाया जाएगा, मैं आपको यहाँ से बता दूं। देखिए इन दोनों का क्या है कि कॉर्टेक्स में हमारे यहाँ पे होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास यहाँ पे पाया जाता है। किसमें? कॉर्टेक्स में। यहाँ पे कॉर्टेक्स में। जब हम इनर मेडुला में जाएंगे, इनर मेडुला में जाएंगे तो वहां पे आपका करीब करीब 1200 मिली ऑस्मोल मिलेगा। 1200 मिली ऑस्मोल हमें देखने के लिए 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो देखिए क्या यहाँ से 3 से 1200 पे पहुंच जाएगा। कॉर्टेक्स से आपका मेडुला में 1200 पहुंच जाएगा। मतलब कितने टाइम हो गया? 4 टाइम। 3 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12 होता है, 4 टाइम कंसंट्रेटेड आपकी यूरिन बन जाती है। क्यों? क्योंकि वसा एक टाउन नेफ्रॉन की हेल्प से यहाँ पे इतना होता है इनर मेडुला में। तो ये क्या होता है कि ग्रेडियंट बनता कैसे है भाई? ये ग्रेडियंट दोनों के बीच में, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रेडियंट जब बन जाता है दोनों के बीच में, दे फॉर्म वसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। वसा रेक्टा, ये पेन मेरा यार बहुत नखरे करता है। वसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये क्या करते हैं? ये ग्रेडियंट बनाते हैं आपस में। किसकी हेल्प से? ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं। ये फॉर्म ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ NaCl एंड यूरिया। मैंने आपको पहले ही देखिए बता दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या चीज पढ़ा हेनले लूप में? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब होती है हेनले लूप की, डिसेंडिंग लिम्ब वो किसके? वाटर के लिए परमिएबल होती है। देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि लूप ऑफ हेनले की हमारी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ आ रही होती है, ये वाली जो नीचे की तरफ आ रही होती है, इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। ये सॉरी, ये वाटर के लिए आपकी परमिएबल होती है, वाटर के लिए परमिएबल होती है। लेकिन ये आपकी एसेंडिंग लिम्ब है, ये आपकी वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। ये परमिएबल किसके होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। मतलब ये NaCl के लिए, NaCl के लिए परमिएबल होगी, क्योंकि ये तो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। ये तो हम यार पढ़ चुके हैं ना, ये तो पढ़ी पढ़ाई चीज हमारी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि NaCl जैसे ही देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एसेंडिंग लिम्ब के लिए NaCl आपका एसेंडिंग लिम्ब में इसके जाता है। ठीक है, कहता है एक्सचेंज कर लेता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वसा रेक्टा। भाई इसका एसेंडिंग और वसा रेक्टा का डिसेंडिंग, मैंने आपको बोला ना कि आपस में अपोजिट होता है इनमें। वसा रेक्टा का डिसेंडिंग यानी जो नीचे की तरफ आ रही है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर तो ये हमारा बना लेते हैं वसा रेक्टा, ये हमारी है वसा रेक्टा। ये हम बना लेते हैं लूप ऑफ हेनले, ये LH बना लेते हैं, लूप ऑफ हेनले बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा होता है NaCl के लिए परमिएबल। ये मैं आपको बता चुका हूँ वसा रेक्टा में, क्योंकि ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। तो इसके साथ, इसके मतलब कि डिसेंडिंग लिम्ब के साथ, सॉरी एसेंडिंग लिम्ब के साथ, ऊपर तरफ जा रही है ना, एसेंडिंग लिम्ब के यहाँ पे मैं बना लूँ तो हमें कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये हमारा जो एसेंडिंग, ये NaCl के लिए परमिएबल होता है। इसके एसेंडिंग, इसके एसेंडिंग में इसके डिसेंडिंग के साथ परमिएबल, ये मतलब कि एक्सचेंज कर लेगा NaCl। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इसमें ऐसे उल्टा है क्या? देखो मैंने आपको बताया कि वही तो मैं बोलूं, यहाँ पे ऊपर होगा आपका ये, तो यहाँ पे हमारा ये नीचे होगा, ये हमारा नीचे होगा। तो उसके एसेंडिंग के साथ यहाँ पे क्या, उसके एसेंडिंग के साथ ये इसके डिसेंडिंग के साथ कर लेगा। और यहाँ पे ऊपर होता है, जस्ट अपोजिट होता है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं ही कंफ्यूज हो गया। देखो तो यहाँ पे क्या है, इसके एसेंडिंग के साथ इसका डिसेंडिंग एक्सचेंज कर लेगा। ये जो है एक्सचेंज कर लेगा किसके? वसा रेक्टा के साथ। फिर क्या होगा, NaCl आपका एसेंडिंग पोर्शन में चले जाएगा वसा रेक्टा में, बाद में हमारा ये एसेंडिंग पोर्शन में चला जाएगा वसा रेक्टा के, है ना, एसेंडिंग पोर्शन में चला जाएगा वसा रेक्टा। फिर क्या होगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर कर जाएगा थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आपका
एंटर कर जाएगा, इसमें हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर कर जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही मिल करके ये यूरिया जब यहाँ पे एंटर कर जाएगा तो फिर वो बैग चले जाएगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में चले जाएगा। फिर ये तो ऐसे ही यहाँ पे बार बार मतलब प्रोसेस होती रहेगी, दोनों आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे, लूप ऑफ हेनले और वसा रेक्टा आपस में। देखो मैं डायग्राम के से आपको बता दूं, देखो यहाँ पे हमारा कितना 300 मिला है और यहाँ पे मेडुला में आते आते आपका 1200 मिली ऑस्मोल हो गया। ये हमारा वसा रेक्टा है। यहाँ पे आपको देखिए अगर ऐसे मिल रहा है इस लिम्ब में, यहाँ पे आपका ऐसे देखने को मिलेगा, तो ये इसके साथ इंटरचेंज करेगा और ये इसके साथ इंटरचेंज करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज यहाँ पे कर लेंगे और ऐसे ही इंटरचेंज NaCl का करते रहेंगे और कुछ यूरिया भी आपका एंटर कर जाएगा एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। और यहाँ पे क्या है, यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी और ऐसे ही एक स्पेशल मैकेनिज्म यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे आ जाएगा इसका, लूप ऑफ हेनले और वसा रेक्टा का, तो ये आपस में देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने देखिए आपको यहाँ पे बता दिया, तो ऐसे आपस में इंटरचेंज करके धीरे धीरे क्या करिए काउंटर करंट मैकेनिज्म बना लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी देखिए किडनी जो है यहाँ पे नियरली 4 टाइम्स बनाती है यूरिन कंसेंट्रेटेड यूरिन, क्यों, यहाँ 300, यहाँ पे आपका 1200 है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 300 हमें जो है एक ही जगह पर देखने की मिलता है 300 हमें, और देखिए 200 हमें एक ही जगह पर देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, सबसे कम देखिए 200 मिलेगा आपका यहाँ पे देखने के लिए। देखो ये आप देखिए 2CT हमें कहाँ पे DCT में देखने के लिए हमको मिलेगा। ये हमारा DCT थी ना, और PCT में आपका 300 है। देखिए ये हमें देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी आपका मेन याद क्या करना है, 300 है यहाँ पे, अभी आपका मेडुला में आते आते 900 हो जाता है, सॉरी 1200 हो जाता है। ये देखो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आते आते आपका 1200 हो जाता है। मैंने आपको देखिए बता दिया। अब हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इन अपोजिट डायरेक्शन, मैंने आपको बता दिया। वसा रेक्टा में भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब क्या होगा आगे देखें यहाँ पे, ये द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वसा रेक्टा as well as counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। कहाँ से, 300 से 1200 तक ये पहुंचा देगा। कैसे, ये दोनों आपस में काउंटर करंट मैकेनिज्म करती हैं भाई, दोनों एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में। अब देखो मैं एक कॉमन अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये हमारी हो गई लूप ऑफ हेनले, इसके आसपास आपका हो जाएगा वसा रेक्टा। ये आपका वसा रेक्टा एक दूसरे के साथ, ये अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका जाएगा फ्लूइड तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज देखिए यहाँ पे होगा, ऐसे ही आपस में दोनों क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे बना लेती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है 300 से 1200 जाके इंदर मेड्यूला में, इन द इनर मेड्यूला। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया, मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे क्या है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हमें पता है कि क्यों असेंडिंग लिम्ब से इसलिए ट्रांसपोर्ट कर जाएगा भाई कि देखो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब तो इम्परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल था। लेकिन हमारा असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था, तो यहाँ पे NaCl आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले से ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये एक्सचेंज करेगा डिसेंडिंग लिम्ब से, भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी ना वसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, तो इसमें लूप ऑफ हेनले में अगर असेंडिंग लिम्ब में है तो आपको वसा रेक्टा में किसमें डिसेंडिंग लिम्ब में आपका ये एक्सचेंज कर लेगा, विच एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा बड़ा कर लूं मैं, देखिए पहले NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of वसा रेक्टा। फिर ये NaCl आपका क्या करेगा कि वसा रेक्टा में पहुंच जाएगा उसके ascending portion में, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ ascending limb ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये लूप ऑफ हेनले के ascending limb में थोड़ा सा यूरिया एंटर कर जाएगा। इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है ऑस्मोलैरिटी बैलेंस वगैरह बना के रखते हैं, एक दूसरे को बराबर करके रखते हैं। विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका
इंटरस्टिशियम में आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किससे, कलेक्टिंग डक्ट से। ये तो हमें पता है ना कि आपके एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन ये सब चलते ही रहते हैं, मैंने आपको ट्यूब्यूल्स वाले में बता दिया है। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट। कौन सी स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले यानी हेनल्स लूप और वाशर एक्टा की एक स्पेशल अरेंजमेंट बनती है, दोनों आपस में काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं, कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट का मतलब क्या है कि दोनों के लिंब में हमने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड आपका मूव करता है। दिस मैकेनिज्म हेल्प इन मेंटेन द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना लेते हैं किसमें, इन द, ये आपके कहाँ बना लेते हैं, देखो कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट मेडुलम बनाते हैं, मुझे पता है। इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। फिर क्या होता है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। यहाँ पे यूरिन क्या है हमारी नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेट होके निकलती है, ठीक है, बॉडी से कम मतलब कि वाटर लॉस है ना, इसलिए। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस, देखो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, पानी कम पीते हैं तो यूरिन कम आता है, बहुत ज़्यादा। देखो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर आप कम पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा तो आपका यूरिन आएगा, आपको कंसनट्रेट दिखेगा, उसका कलर आपका थोड़ा सा डार्क दिखेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो फिर आपको जो यूरिन आएगा वो बिल्कुल नॉर्मल मतलब कि थोड़ा सा हल्का येलोविश दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं, क्योंकि हमने पानी बहुत ज़्यादा पिया है ना। लेकिन अगर पानी हम लोग कम पीते हैं तो कंसनट्रेटेड यूरिन आपका आता है। ह्यूमन किडनीज प्रोड्यूस करती है कितना, नियरली 4 टाइम्स। भाई हमारा कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल था, यहाँ से आते आते आपका मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल हमारा हो गया कंसंट्रेशन, यानी नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन आपकी हो गई, ठीक है। देन द इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल तो हमारा 300 था, ये आपका नियरली 4 टाइम्स हो गई। अब यहाँ पे क्या है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब देखिए किडनी फंक्शन आपका रेगुलेशन वगैरह यहाँ पे दिया है, मैं आपको देखिए एक दो चीज बता दूं। देखो हमारे हार्ट में भी कुछ मसल्स हमारी पाई जाती है ना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा किडनी का फंक्शन होता है, ये पहली बात तो मॉनिटर के स्केल पे से होता है, ये एक हार्मोनल मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व होगा, जेजीए भी इन्वॉल्व होगा और हार्ट भी इन्वॉल्व होगा। हार्ट का काम क्या बता दूं मैं आपको, देखिए हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व होगा और आपका हाइपोथैलेमस के साथ हार्ट भी इन्वॉल्व होगा। हार्ट का काम क्या है मैं आपको स्पेशल बताना चाहूंगा। हार्ट क्या करता है कि हार्ट में आपके देखो, हार्ट में हमारे एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर पाए जाते हैं, एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर, आपके नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर पाए जाते हैं, नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर हमारे पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो मसल्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, वेसोडाइलेशन कर देते हैं किसका, ब्लड वेसल्स का। यहाँ से जो निकलता है ये ब्लड हार्ट से एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देता है, यानी उनको डायलेट कर देता है, तो उनमें प्रेशर कम पड़ता है। ये क्या करता है, प्रेशर कम पड़ता है, ये रिलीज करता है, तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन होता है किसका, ब्लड वेसल्स का। यहाँ पे भाई देखो हमें पता है कि चौड़ा पाइप होगा, पानी उससे जाएगा तो पानी धीरे धीरे जाएगा, लेकिन हम जो क्या करते हैं जब हम लोग अपनी गाड़ी वाड़ी धुलते हैं तो अपने पाइप का मुंह में हाथ लगा देते हैं ना, अंगूठा लगा देते हैं, तो वहां से क्या होता है, पानी तेज तेज निकलने लगता है, मतलब वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हमने उसका डायमीटर घटा दिया तो यहाँ पे इसका डायमीटर बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड प्रेशर कम करने में। ऐसे देखिए हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स बहुत सारे होते हैं। जब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी से यूरिन निकलने लगा तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम वगैरह चेंज करते रहते हैं, है ना, ब्लड वॉल्यूम वगैरह। यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस भी, आयनिक कंसंट्रेशन से भी फर्क पड़ता है कि हमारे बॉडी में जो यूरिन है वो कैसे, मतलब कि कितना हमने पानी पिया है कितना नहीं पिया। यहाँ क्या होता है कि जब आपका एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होने लगता है, किससे, जब आपका एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हमारा होने लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाईयूरेसिस, इसको हम बोलते हैं डाईयूरेसिस। तो ये क्या करता है, रिसेप्टर देखिए कुछ एक्टिव कर देता है अपनी बॉडी में,
ये आपके रिसेप्टर को अपनी बॉडी में एक्टिव कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी से ज्यादा यूरिन आने लगता है, देखो हमने बहुत ज्यादा पानी पिया, ठीक है, हमारी बॉडी से डायूरेसिस होने लगा, बहुत ज्यादा यूरिन आने लगा। ये पानी हमने नहीं पिया, फिर भी हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा यूरिन आने लगा, यूरिन आपका बहुत ज्यादा आने लगा, तो हम इसको बोल सकते हैं डायूरेसिस। डायूरेसिस 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 ठीक है, बहुत ज्यादा यूरिन आने लगा, तो हमारा क्या है कि हाइपोथैलेमस हमारा रिलीज करेगा, क्या हाइपोथैलेमस से हमारे रिलीज होता है एडीएच, हाइपोथैलेमस रिलीज होता है आपका। देखो ये मैं आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा इसमें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हाइड्रोथैलेमस लिख रहा हूँ, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है आपका, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एडीएच, एडीएच जो आपका देखिए न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इससे हमारे दो ही हार्मोन निकलते हैं भाई, एक हमारा निकलता है ऑक्सीटोसिन और एक हमारा निकलता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तो ये हार्मोन जब निकलेगा तो क्या करता है, ये हमारा लेटर पार्ट्स जो होते हैं किसके, आपके जैसे हमने पढ़ा उसमें पीसीटी डीसीटी ये सब जैसे होते हैं, तो इसमें क्या करता है, फैसिलिटेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये ट्यूब्यूल से वाटर रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, वहां से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब, जब वहां से वाटर ये रीएब्जॉर्ब कर लेगा तो बॉडी में आ जाएगा, तो यूरिन हमारा कम निकले, वहां से यूरिनेशन आपका कम हो जाएगा, तो ये प्रिवेंट करता है क्या, डायूरेसिस। ठीक है, और जैसे ही आपकी बॉडी में फिर से बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो फिर ये रिसेप्टर ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये देखो, फिर जैसे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिन बढ़ गया, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में फिर से ब्लड मतलब कि फ्लूइड हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड जब बढ़ जाएगा तो हम एडीएच को क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, एडीएच को स्विच ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा, फिर हमारा यूरिन प्रॉपर आने लगेगा और मैकेनिज्म आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए होता है ये हमारा एडीएच जो होता है, ये हमारा क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी दिखाता है भाई, ये ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ाता है, एडीएच हमारा, एडीएच ब्लड प्रेशर बढ़ाता भी है, क्यों, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या, इनका डायमीटर जो है कम कर देता है। मैंने बताया ना कि डायमीटर ज्यादा कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, डायमीटर अगर हम कम कर देंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे डायमीटर जब ये कम कर देता है तो यहाँ प्रेशर आपका बढ़ जाता है, इसलिए जीएफआर बढ़ाने का भी काम करता है, ये हमारा ब्लड प्रेशर आपके बढ़ाने का भी काम करता है, और क्या वही है ना, जीएफआर बढ़ाने का काम करता है। बाकी ये चीज देखिए पढ़ लेते हैं पहले इतना। The function of kidney is efficient, monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving hypothalamus को इन्वॉल्व करता है। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारा रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, जिसको हम वैसोप्रेसिन का प्रेस करके रखता है, ये ब्लड वेसल्स को प्रेस कर देता है, इसलिए इसका नाम है वैसोप्रेसिन। क्या रिलीज करता है, एडीएच, ये एडीएच बनाता है, लेकिन वो आता किसे, न्यूरो हाइपोफेसिस से आपका रिलीज होता है। और आपका जे जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus ये आपके रेनिन रिलीज करते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है, क्या बताया मैंने आपको बताया कि जे हमारा रिलीज करता है रेनिन, रेनिन हमारा एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एक्टिव करता है, किसमें, फिर रेनिन हमारा एंजियोटेंसिनोजन बनाता है, फिर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड आपको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव का काम करता है, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेट बाय चेंजेस इन द वॉल्यूम, जैसे आपका बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आपके एडीएस सप्रेस हो जाता है, ज्यादा यूरिन हमारा आने लगता है, लेकिन जैसे ही आपको घट जाता है, लेकिन अगर डायूरेसिस आपका हो रहा हो, देखो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम आयनिक कंसंट्रेशन को ये कंट्रोल करके रखता है, ऑस्मो रिसेप्टर
देखो फिर से सुनो, ऑस्मोरिसेप्टर आपके एक्टिव होते हैं या तो सप्रेस होते हैं। कब? जब देखेंगे कि बॉडी में आपको कोई चेंज इन वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ब्लड वॉल्यूम है ना, या तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, या तो आयनिक कंसेंट्रेशन में। ये क्या करता है, अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड आपका हो रहा होता है बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी, तो क्या करता है, ये आपका एक्टिवेट द रिसेप्टर, स्किन को एक्टिवेट कर देगा रिसेप्टर को, जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसको हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। मैंने आपको बोला कि ब्लड वेसल का डायमीटर घटा देता है, कि उनको प्रेस कर देता है, इसलिए इसका नाम है वैसोप्रेसिन। ये कहाँ से रिलीज होता है आपका, फिर ये आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। यहाँ से आपके देखो, ये आपके पिट्यूटरी के पार्ट से मैं आपको पढ़ाऊंगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाना है बाद में, अभी जो हमें को मिलेगा डिटेल में इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एडीएच को एक्टिवेट कर देगा। एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, जो आपके लेटर पार्ट्स ट्यूब्यूल्स मतलब आपके जैसे पीसीटी डीसीटी आपके कलेक्टिंग डक्ट वगैरह दिए हुए हैं, क्या करता है फिर ये डायूरेसिस को प्रिवेंट कर देता है। फिर आपका जो बार बार यूरिन आ रहा है उसको कंट्रोल में रखता है, उतना ही आता है जितना आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी का फिर से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो क्या करता है, इसके रिसेप्टर्स सप्रेस हो जाते हैं, यानी इनएक्टिव हो जाते हैं। कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज। जब एडीएच रिलीज आपका सप्रेस हो जाएगा, तो फिर से आपका यूरिन ठीक से आने लगेगा, टू कंप्लीट द फीडबैक। ऐसे ये मैकेनिज्म बना के रखते हैं, कभी कम कभी ज्यादा नहीं आता, हमारा एक प्रॉपर रूटीन रहता है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर्स आपके काम करते रहते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। और क्या बताया मैंने, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव रोल भी आपका शो करता है। कैसा? देखो, एडीएच ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल का डायमीटर कम कर देता है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये आपका मान लीजिए ब्लड वेसल पहले इतना, यहाँ से कुछ फ्लूइड आपका जा रहा है, फिर आपका डायमीटर इतना हो गया, तो और ज्यादा यहाँ पे प्रेशर से हमारा फ्लूइड जाएगा, और प्रेशर से आपका फ्लूइड जाएगा। दिस कॉजेज द दिस causes an increase in the blood pressure. An increase in blood pressure can increase the glomerular ब्लड फ्लो। भाई जब प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो भी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपका स्पीड से फ्लो करने लगता है। इसलिए क्या है, देयर बाई इंक्रीज इन द जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और क्या मैं ये आपको बता चुका हूँ, फिर मैं आपको एक बार यहाँ बताना चाहूंगा, याद करो मैंने अभी बताया है। देखो, द जे प्लेज एन कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, किसमें? जब आपका जीएफआर कम हो जाता है, ठीक है, जब आपका जीएफआर कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, फिर आपका जेजी सेल्स रिलीज करती है, क्या? रेनिन आपके रिलीज करती हैं, ठीक है। ये क्या करता है फिर, देखो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे ही आपका जीएफआर गिरा, ठीक है, तो यहाँ पे जेजी सेल्स को आपको एक्टिव करेंगी, क्या? जेजी सेल्स आपकी रिलीज करेंगी रेनिन, यहाँ पे आपका सिंगल एन होगा, मैंने आपको ये बताया है। ये रेनिन आपका ब्लड में जाकर के एंजियोटेंसिनोजन मिलेगा उसको, एंजियोटेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट करेगा ये एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर ये इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये कैसा होता है, ये होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मैंने आपको बताया ना भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक, क्या करेगा, ये आपका जीएफआर को फिर से बढ़ा देगा। देखिए मैंने आपको समझा दिया, आपका जीएफआर फिर से बढ़ा देगा, ठीक, क्या होगा, एंजियोटेंसिन आपका कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये क्या करता है, इंक्रीजेस जीएफआर। और क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड आपका ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्यों? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपका एल्डोस्टेरॉन निकलने लगता है। एल्डोस्टेरॉन निकलने लगता है, वो क्या करता है, वो आपका रिएब्जॉर्प्शन कर लेता है सोडियम का और वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ये भी क्या करता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, ये आपका ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। फिर आपका देखिए क्या होता है कि, कहाँ थे हम लोग, हाँ, यहाँ पे ये आपका पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर ये क्या करता है कि ये आपका एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है, ये हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है, ये आपका क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन को भी एक्टिव कर देता है। कहाँ से? ये आपका एल्डोस्टेरॉन को नहीं, ये सब देखो, एल्डोस्टेरॉन आपका निकलता कहाँ है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक, क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स ही आपका
इसको एक्टिव कर देता है, यहाँ से निकलता है फिर एल्डोस्टेरॉन, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एल्डोस्टेरॉन जो हम आएंगे ना हार्मोन्स वाले में उस चैप्टर में, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो ये क्या करता है कि लेटर पार्ट से सोडियम वगैरह आपके एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या सोडियम वगैरह हमारे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ वाटर वगैरह भी एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ से? डिस्टिल पार्ट से आपका ये कर लेता है। डिस्टिल पार्ट मतलब जैसे आपके डीसीटी वगैरह हो गया ना, डीसीटी हो गया, तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या करता है, जैसे ही यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे आपका जीएफआर फिर से बढ़ जाता है। तो ये भी हमारा जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड देखो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना जैसे ही, तो जीएफआर आपका बढ़ जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसी को हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रास मैकेनिज्म। देखो आपकी बुक में तो दिया हुआ है कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, लेकिन इसको हम रास मैकेनिज्म बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन। देखो रेनिन भी आपका आया, मैं भी याद करा दूंगा आपको। देखो रेनिन आया, एंजियोटेंसिन भी आपका आया, रेनिन एंजियो। देखो क्योंकि यहाँ पे हार्मोन किसका, रेनिन हार्मोन भी आया हमारा, एंजियोटेंसिन हार्मोन भी आया, और आपका कौन आया, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन भी आया, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ये 3 हार्मोन हमारे आए, तो इसको हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे के सारे हार्मोन्स देखिए आए हैं, इसीलिए हमको बोलते हैं इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, देखो जक्स्टाग्लोम्युलर एपरेटस ये क्या है, मैंने आपको ये बता दिया है। ये हमारा क्या डीसीटी का और एफरेंट आर्टियोल के उन्हीं के लोकेशन पे ये क्या है, वहाँ पे कुछ ऑसो रिसेप्टर्स होते थे, उनका क्या मॉडिफिकेशन होता था। ठीक है, रेगुलेट द रोल, कैसे रेगुलेटरी रोल प्ले करता है ये, जब जीएफआर आपका कम हो जाता है, जीएफआर आपका कम हो जाता है, ये एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को। जेजी सेल क्या रिलीज करती है, जेजी सेल आपका रेनिन रिलीज करती है। फिर ये क्या करता है, विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन, जो आपका ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन पड़ा रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर क्या होता है, फिर आपका फर्दर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपका एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल को, उनका डायमीटर कम कर देता है। वहां से क्या होता है, इंक्रीज इन द ग्लोमरुलर ब्लड प्रेशर, यानी आपके यहाँ पे जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड देयर बाई जीएफआर, यानी आपका जीएफआर भी यहाँ से इंक्रीज हो जाता है। और ये क्या करते हैं, आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स पे भी वर्क करता है। कैसे, एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से आपके हार्मोन निकलता है, कौन सा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन आपका ये निकलता है। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है आपका, ये रिएब्जॉर्प्शन कर लेता है वाटर का और सोडियम का। कहाँ से, फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द डिस्टिल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, फ्रॉम द लेटर पार्ट्स या डिस्टिल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, वहां से वाटर और सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से लीड टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, यहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और आपका जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को मैंने आपको बताया कि हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन पूरा इसका फुल नेम है रास मैकेनिज्म, बोलते हैं इसको RAAS। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, मैंने आपको ये बता दिया। और मैंने ये हार्ट के बारे में भी आपको देखिए बताया है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। हार्ट का भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। हमें लगता है कि जब देखिए हार्ट थक जाता है जब हार्ट आपका थक जाता है ब्लड पूरी बॉडी को दे दे के, तो ये क्या करता है, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूंगा, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर निकाल देता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, थोड़ा सा इसको रिलैक्स मिल जाता है, किसको, आपके हार्ट को। इन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट, तो क्या करता है, रिलीज करता है। देखो जैसे ही इंक्रीज इन ब्लड फ्लो हो जाएगा आपका एट्रिया ऑफ द हार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर आपका निकाल देगा ANF। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है वैसोडाइलेशन। ANF कैन कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होता है वैसोडाइलेशन, यानी ये डायमीटर बढ़ा देता है, डायलेट कर देता है। डायलेट का मतलब क्या है, फैला देता है, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा, देयर बाय डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर।
और क्या होगा, ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये आपका चेक करता है रास मैकेनिज्म को भी, ये चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है, कैसा नहीं है ना, ये सब चीजों को ये चेक करता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्चुरेशन। देखो मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है, सेंसेशन ऑफ द यूरिनेशन। मैं आपको लिख देता हूँ, ये होता है सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन। हम बोलते हैं ना कि अब हमको सुसु आया है, वही, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेंसेशन है यूरिनेशन का, इसी को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यूरिनरी ब्लेडर आपका होता है एक, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर होता है, ठीक, कैसा होता है, ये होता है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया होता सही रहता। देखो जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लेडर में आपका यूरिन आके भर गया, यहाँ पे आपका यूरिन आके भर गया, तो यहाँ पे आपके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो सीधे ये क्या करते हैं, जैसे ही मतलब यहाँ पे रिसेप्टर्स एक्टिव हो, तो ये सिग्नल गिवन, ये सिग्नल किसको देगा, ये देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल पहुंच जाएगा। जैसे ही वॉलंटरी वहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर में क्या होगा कि स्टोर होगा ये, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल पहुंच जाएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी सिग्नल देगा, ठीक है। सिग्नल यहाँ पे इनिशिएट होगा जैसे ही यूरिनरी ब्लेडर के आगे यहाँ की मसल्स आपकी खींची, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा CNS को, यहाँ से CNS को सिग्नल आएगा कि भाई सुसु आया है, ठीक है। CNS को सिग्नल जाएगा यहाँ से, फिर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि सिग्नल जाएगा CNS को कि ब्लेडर पूरा भर चुका है। ब्लेडर क्या है आपका, ब्लेडर फुल हो चुका है। जैसे ही ब्लेडर आपका फुल हो जाता है तो अपने आप यहाँ पे कुछ खिंचाव होगा, स्ट्रेच करेंगे यहाँ की मसल्स, CNS तक ये सिग्नल लेके जाएंगे, फिर CNS मोटर सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है, सिग्नल ये भेजता है कि आपको ही स्मूथ मसल के, यहाँ पे आपकी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल्स हमारी पाई जाती हैं। ये कहता है कि स्मूथ मसल जो है आपकी ब्लेडर की, वो क्या करें, रिलैक्स हो जाए और यूरेथ्रल स्फिंक्टर को ओपन करें। ये जो है यूरेथ्रल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर क्या होता है, एक वॉल जैसे होता है जो रोक करके रखता है, ठीक है। स्फिंक्टर को ओपन करेंगे तभी यहाँ पे यूरिन रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिक्चुरेशन। यूरिन आपके यहाँ से रिलीज हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे CNS इसको सिग्नल देगा, स्मूथ मसल आपकी एक्टिव होंगी, स्फिंक्टर यहाँ पे क्या होगा, स्फिंक्टर आपका रिलैक्स होगा और यहाँ पे क्या करेगा, यूरिनेशन हो जाएगा। एक दिन में एक अडल्ट ह्यूमन कम से कम 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज करता है। कितना, करीब अबाउट 1.5 लीटर यूरिन पर डे। और देखिए यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 के आसपास होता है। यूरिन का जो पीएच होता है 6 के आसपास होता है। पूरे दिन में ह्यूमन क्या करता है, एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया यूरिन के साथ में निकाल देता है। कितना पर डे, 25 से 25 to 30 ग्राम यूरिया कितना पर डे रिलीज कर देता है यूरिन के साथ में, पर डे ग्राम यूरिया। NH2CO NH2 फॉर्मूला तो पता है ना आपको। ये जो है पर डे इतना रिलीज करता है 25 से 30 ग्राम, 1.5 लीटर के आसपास यूरिन आपका निकलता है, उसमें आपका ये निकाल देता है। और देखिए हमें एक चीज हमें यहाँ पे देखने की मिलती है, अगर हमारे देखिए यूरिन में ग्लूकोज वगैरह आने लगे, ठीक है, यूरिन में आपका ग्लूकोज वगैरह आने लगे तो हम इसको बोलते हैं ग्लूकोस्यूरिया। इफ यूरिन कंटेन ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। लेकिन अगर आपकी बॉडी में क्या, लेकिन अगर यूरिन में कीटोन बॉडी जाने लगे, क्या कीटोन बॉडीज, इफ कीटोन बॉडीज, दिस इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया, दिस इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। ये हमारा कीटोन्यूरिया कराने लगता है। और यही देखिए आपका क्या साइन होता है, किसका, डायबिटिक मेलाइटिस के, यानी आपको डायबिटीज होने का साइन होता है। दीज आर द साइंस ऑफ, दीज आर द
साइंस ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस, डायबिटीज मिलाइटस। अरे शुगर बोलते हो, यही तो है शुगर। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। मैं कोशिश करता हूँ देखिए कुछ भी ना बचे हमारा, मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मिक्सचुरेशन क्या मैंने आपको समझा दिया। यूरिन formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till voluntary signal is given by the central nervous system। देखो ये तब तक वहां तक मतलब कि स्टोर रहेगा यूरिन आपका जब तक सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको नहीं देता है कि बाहर रिलीज कर दो, ठीक है। देखो छोटे बच्चे कैसे मतलब कि इसमें अपने बिस्तर में ही कर देते हैं, क्यों छोटे बच्चे इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मैकेनिज्म इतना फास्ट नहीं होता, ठीक है, उनको कुछ पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या है, जब तक सीएनएस से हमें वो एक्शन नहीं मिलेगा स्फिंक्टर को, तो मतलब कि नॉर्मल हो जाए भाई अब रिलीज कर दे, तब तक नहीं यूरिन निकलेगा। देखिए हमें लगी होती है फिर भी हम लोग मतलब कि अपने मन से जाते हैं ना, ठीक है, जो हमें सीएनएस से मतलब कि ऑर्डर मिलता है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हुआ यूरिन से, तो वहां पे स्ट्रेचिंग होगी उसके मतलब कि रिसेप्टर्स में, उसके रिसेप्टर्स में आपका स्ट्रेचिंग होगी। जैसे ये यूरिन से भर जाएगा, इन रिस्पॉन्स स्ट्रेच द रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर एंड सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। और ये सीएनएस को सिग्नल भेजेगा कि मैं भर चुका हूँ, ठीक है। फिर सीएनएस क्या करेगा, मोटर मैसेज भेजेगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से मैसेज भेजेगा किसको, जो आपके स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं कहाँ पे, ब्लेडर में आपके स्मूथ मसल जो पाई जाती है, वहाँ एक स्फिंक्टर भी होता है। टू इनिशिएट द कंसंट्रेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड द ब्लेडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर, उसको रिलैक्स होने के लिए। जैसे ही वो रिलैक्स हो जाएगा, देखो जब यूरिन भर गया तो टाइट हो गया कि यूरिन आपकी बाहर ना निकले। जैसे ही मतलब कि यूरिनेशन करना होगा, सीएनएस से ऑर्डर जाएगा, देन इंस्पेक्टर विल बिकम नॉर्मल, रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। वहां से क्या होगा कि रिलीज ऑफ द यूरिन हो जाएगा, कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड द मिक्सचुरेशन, ठीक है। तो यूरिन रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है डेट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन, ठीक है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। जो आपका इसका न्यूरल मैकेनिज्म होगा इसको हम बोलेंगे मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। देखिए रिफ्लेक्स मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन से सिग्नल आया, ठीक है, वही है मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। अब मैंने क्या बताया कि एक अडल्ट ह्यूमन जो आपका होता है वो करीब करीब एक दिन में 1.5 लीटर के आसपास, यानी 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पर डे रिलीज कर देता है, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन रिलीज कर देता है। और क्या, यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो। अब ये चीज बताने की जरूरत थोड़ी ना है भाई, दिन भर मतलब कि रोज आप लोग देखते हो लाइट कलर्ड, ये क्या होता है, लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक। एसिड पीएच कितना है, 6 के आसपास इसका पीएच होता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, या पब्लिक बाथरूम में जाके फील कर सकते हो, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक दिन में एक ह्यूमन कितने 25 टू 30 ग्राम यूरिया रिलीज करता है यूरिन से, ठीक है, 25 टू 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट पर डे। वेरियस कंडीशंस कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। जब देखिए बहुत सारे आपने गए होंगे, बहुत सारे इलाज करवाने, कभी आपने देखा होगा सुना होगा, यूरिन एनालिसिस होता है, क्यों, जैसे मतलब कि शुगर वगैरह का टेस्ट भी करना होता है डायबिटिक मेलाइटस का, दिस इज ऑल्सो डन बाय विद द हेल्प ऑफ द यूरिन, ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, यानी किडनी आपकी कैसे फंक्शन कर रही है वो सब चीज यहाँ पे हो जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो किडनी में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपकी यूरिन में आपको नहीं बोलना भाई, मतलब अगर यूरिन में देखिए क्या आएगा, ग्लूकोज आने लग जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। एंड व्हेन द कीटोन बॉडीज कम विद द यूरिन, ठीक है, कम विद द यूरिन, दैट इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। और ये क्या करता है, इंडिकेटिव ऑफ, ये आपका इंडिकेटिव है किसका, डायबिटिक मेलाइटस का। दिस इज कॉल्ड, आप कॉमन शुगर बोलते हो ना, शुगर बोलते हो, यही आपका शुगर का साइन है कि यहाँ से शुगर होने की संभावना है, अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है कि यहाँ पे शुगर होने के चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, हमारा किडनी के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, किसका रोल प्ले करते हैं, आपका रिमूव, जैसे हमारा पसीना निकलता है ना, तो पसीने से देखिए बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं हमारे। आपने देखो कोई कोई बोलता है ऑयली स्किन है, क्यों, उसके स्किन से वैक्स निकलता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑयली स्किन, आप कोई कोई बोलता है,
ठीक है। अब ये आपका लीवर होता है, जैसे आपका रिलीज करता है ना क्या, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपके स्टेरॉइड हार्मोन बहुत सारे रिलीज करता है। हम लोग बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, सब हमारा निकल जाता है बॉडी से। देखिए हमारे लंग भी है क्या है, ये भी रिमूव का काम करते हैं। किसका? ये आपके CO2 को रिमूव करते हैं। हमारे लंग्स जो है CO2 को रिमूव करते हैं। कितना? देखो मैं आपको यहाँ पे पढ़ करके बता देता हूँ, कोई समझाने वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। अदर देन किडनीज, लंग्स क्या करते हैं, ये CO2 का रिमूवल करते हैं। लीवर, ये भी आपके देखिए बहुत सारी चीज़ों का, जैसे आपके देखिए बाइल सूज वगैरह बनाता है ना, ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ये आपके सब स्टीरॉयड हार्मोन्स वगैरह बनाता है। तो ये सब चीज़ें पास आउट हो जाती हैं डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ में। क्यों? यहाँ पे से लीवर जो रिलीज करता है ना, ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब। स्किन से हमारे क्या पसीना वगैरह निकलता है ना, स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटिवेट। आपको जो पसीना निकलता है, पसीना के साथ आपकी बहुत सारी गंदगी निकल जाती है। स्वेट ग्लैंड्स अगर आपकी जो होती हैं, स्वेट मतलब कि पसीना निकालती हैं। आवर लंग रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, कितना? 200 ml ऑफ पर मिनट, 200 ml CO2 पर मिनट आपके रिलीज करते हैं। कौन? लंग्स। अब ये CO2 आता है जो हमारे सेल्स में बनता है, ठीक है, जो हमारे सेल्स में CO2 बनता है जब हमारा फूड बनता है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, वाटर भी आपका बहुत सारा लंग्स हमारा निकालता है, जो हम सांस लेते हैं। सर्दियों में आप देखना ऐसे आप करना, मतलब कि बाहर सर्दियों में आपको दिखाई देगा कि वाटर भी हमारा निकल रहा है सांस के साथ में। लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, लीवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। सीक्रेट क्या करता है? ये आपका बाइल जूस सीक्रेट करता है। कौन कौन से? बाइल जूस के साथ क्या क्या होता है? आपका बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं आपके बहुत सारे, ठीक है। आपने सुना है वो जॉइंडिस, जब वहाँ पे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह बहुत ज्यादा निकलने लगा है, दैट विल लीड टू द जॉइंडिस। वहाँ पे आपका फिंगर नेल्स वगैरह भी आपके कैसे, सॉरी, नेल्स और आईज आपकी कैसी येलो कलर की हो जाती हैं। आपके बहुत सारे विटामिन ड्रग्स वगैरह भी रिलीज करता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। और ये सब जो चीजें रिलीज करता है लीवर हमारा, क्या होता है, ये डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ में बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब स्किन में भी हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन सी? स्वेट ग्लैंड, जिस पसीना निकलता है। सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, हम लोग बोलते हैं ना ऑयली स्किन है, बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू द सेबेशियस ग्लैंड, जब आपकी सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं तो रिलीज करती हैं ऑयल। इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेज थ्रू दियर सीक्रेशंस, जैसे स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड्स। देखो स्वेट का पसीना होता है ना, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड्स इन वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। लैक्टिक एसिड भी होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आपका होता है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड आपका होता है, ठीक है। जो पसीना निकलता है उसमें आपका NaCl भी होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, और आपका लैक्टिक एसिड भी होता है। दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज फैसिलिटेट द कूलिंग। देखो अब ये मेन काम तो इसका यही है भाई, जो यहाँ पे लिखा है, ये मैंने आपको इकोलॉजी में बताया हुआ है, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ पहले मैं आपको ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो पसीना निकलता है हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा गर्मी हमको लगती है, तो पसीना क्यों निकलता है? ताकि हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दे सके, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। कितना? 37 डिग्री, यानी हम जो है बाहर के इन्वायरमेंट के साथ अपना टेम्परेचर चेंज ना करें, ठीक है। हम अपनी बॉडी का उतना ही रखें जितना हमारा मतलब कि होना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा, ठीक। कूलिंग सरफेस के लिए स्वेट हमारा हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव। कौन कौन से? लैक्टिक एसिड और NaCl और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी इसके साथ में आता है। अब देखिए यहाँ पे आपकी कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स होती है, मैंने आपको बताया ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हमारी जो होती है, वैक्स ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टीरॉइड्स आपके यहाँ से निकल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन आपके बहुत सारे निकलते हैं, वैक्सेस थ्रू द सीबम, जो आपका सीबम निकलता है वहां से इसके साथ में कुछ वैक्सेज वगैरह भी निकलते हैं, इसीलिए आपको ऑयली स्किन होती है, ठीक है। दिस सीक्रेशन प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग फॉर द स्किन, ये आपके ऑयली, ये क्या करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू। हाँ हमको पता है कि जो हमारा सलाइवा निकलता है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, ठीक है। और देखो सब जगह से निकलता है भाई, देखो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की हेल्प से हो गया, और आपका सलाइवा से हो गया, स्वेट के साथ में हो गया, यानी हमारी बॉडी से जो कुछ भी निकल रहा है वहां से थोड़ा थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट आपका निकलता ही है, ठीक है। वहां से थोड़ा में थोड़ा आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। अब देखिए हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब किडनी आपकी खराब हो जाती है, काम नहीं करती, तो क्या होगा?
किडनी का काम क्या होता है पहले मैं आपको बताऊं। देखो, किडनी का काम होता है यूरिया को बाहर निकालना। किडनी का काम होता है यूरिया को बाहर निकालना। लेकिन क्या करेगा, अगर किडनी आपका कुछ फंक्शन कमजोर कर देगा, काम करना बंद कर देगा, तो यूरिया आपका बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। यूरिया आपका बॉडी में जम जाएगा। बॉडी में हमारा यूरिया जम जाएगा। यहाँ पे सॉरी, ये यूरिया आपका बॉडी में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इससे हमको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि यूरिया हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसको तो बाहर निकालना ही निकालना है। ठीक है, इसको हमें बाहर निकालना ही निकालना है। देखिए, तो क्या होगा, जैसे यूरिया हमारी बॉडी में जम जाता है ब्लड में, डेट इज कॉल्ड यूरेमिया। मैंने बताया था ये यूरिन से यूरिया आता है। जब यूरिन से आपका ग्लूकोज आता है तो हम ग्लाइकोस यूरिया कर रहे थे, यूरिया बोल रहा हूँ, कीटोन आता है कीटोन यूरिया बोलते हैं। लेकिन जैसे यूरिया आपका ब्लड में जम जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। कब यूरेमिया होता है, जब यूरिया आपका ब्लड में बढ़ जाता है। यूरिया आपका ब्लड में बढ़ जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। इसको बोलते हैं कब होता है, जब आपकी जब किडनी जो है आपकी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और आपको किडनी के फेलियर वगैरह भी कर सकता है। तो इन पेशेंट में हम क्या करते हैं, यूरिया को रिमूव करने के लिए इनमें हम देखिए एक प्रोसेस यूज करते हैं, हीमोडायलिसिस। हम लोग यूज करते हैं हीमोडायलिसिस। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। हीमोडायलिसिस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हीमोडायलिसिस यूज करते हैं किसको, अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ब्लड को हम फिल्टर करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में अब किडनी हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, खराब हो गई पूरी तरीके से, तो हमारी बॉडी में यूरिया जमता गया है। तो हम क्या करेंगे हीमोडायलिसिस में, कि ब्लड हम निकाल लेंगे कहाँ से, आर्टरी से निकाल लेंगे हम। यहाँ पे देखो, ये मान लो आर्टरी है ह्यूमन की, इससे हम ब्लड निकाल लेंगे। क्यों, आर्टरी में आपका प्योर होता है ना, अभी तो सारा का सारा इम्प्योर है, लेकिन आर्टरी में आपका कैसा आएगा, प्योर ही आएगा ना। देखो, आर्टरी में हमारा जो ब्लड आएगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका यूरिया बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी किडनी खराब हो चुकी है। तो इसको हम ब्लड को यहाँ से कन्वीनियंट ये हम इसको आर्टरी से निकाल लेंगे। ब्लड कहाँ से हम निकाल लेंगे, आर्टरी से ब्लड में जो है निकाल लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम एक डायलाइजिंग यूनिट होती है हमारी, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम हेपेरिन ऐड करेंगे। हेपेरिन क्यों बता रहा हूँ, हेपेरिन हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं कि ब्लड हमारा जमे ना, कोएगुलेट ना हो, टू प्रिवेंट मैं भी मिटा दूंगा ये, टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। हेपेरिन ऐड करते हैं, कोएगुलेशन ना हो। भाई ये वो बाहर आ गया ना बॉडी से, तो ब्लड जमने लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हेपेरिन इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे जो हेमोडायलिसिस करते हैं ना, इसमें आपको देखिए यूनिट में क्या होता है, कॉइल्ड सीलोफेन ट्यूब आपके पाए जाते हैं, जो आपके एक फ्लूइड से सराउंडेड होंगे। यहाँ मान लीजिए आपका ये कॉइल्ड सीलोफेन ट्यूब आपका हो जाएगा, मान लो। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड आपके पाए जाएंगे बहुत सारे, है ना। यहाँ पे आपके बहुत सारे फ्लूइड पाए जाएंगे कॉइल्ड सीलोफेन ट्यूब में आपके। इसमें क्या फ्लूइड हमारा होगा, ये आपका सेम कंपोजिशन होगा। कैसे, जैसे आपका सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा की तरह। ठीक है, सेम आपका प्लाज्मा की तरह कंपोजिशन होता है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट यूरिया। क्यों, क्योंकि हमें यूरिया को तो बाहर निकालना है ना, यूरिया को हमको बाहर निकालना है। तो इसमें क्या होगा, जो आप इसके फ्लूइड पाया जाता है, तो इसके अंदर सब कुछ चला जाएगा, इसके अंदर सब कुछ चला जाएगा। क्या सब कुछ, यूरिया को छोड़ करके, क्योंकि इसका कंपोजिशन सेम होता है कि इसमें प्लाज्मा की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, क्या करती है, अलाउ करती है किसको, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर अलाउ करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट आपका एब्सेंट होता है डायलाइजिंग फ्लूइड में। यहाँ पे आपका जो आएगा, तो प्योर फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा, प्योर फ्लूइड यहाँ पे। लेकिन आपका यूरिया नहीं होगा, जो मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्यों, क्योंकि हमको यूरिया लेना ही नहीं, यूरिया हमको बाहर करना है, इसलिए आपको यहाँ पे यूरिया नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीली आपकी सब्सटेंसेज अंदर चली जाएंगी, बाकी आपका क्या होगा, यूरिया रह जाएगा। यहाँ से ब्लड आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो क्लियर ब्लड है उसको पंप बैक कर दिया जाएगा किसमें, जो आपका क्लियर ब्लड आपका अंदर आ जाएगा इसके, उसको हम पंप कर देंगे बैक किसमें। देखो, जो आपका क्लियर ब्लड होगा उसको किसमें, वीन में डाल देंगे।
इसको हम आर्टरी से निकाला हमने, इसको हम वीन में डालने के लिए हेपेरिन जो हमने ऐड किया था वो हेपेरिन हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। जो हमने हेपेरिन किया था निकाल लेंगे, बताओ ब्लड को छाना हो गया है। देखो मैं बताऊं, वो तो मजाक की बात हो गई। हेपेरिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, एंटी हेपेरिन डाल देंगे, फिर इसमें हम एंटी हेपेरिन डाल देंगे। भाई बॉडी के अंदर जाना तो बॉडी के अंदर हेपेरिन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर तो ब्लड वैसे भी नहीं जमता। हम उसमें क्या करेंगे, एंटी हेपेरिन ऐड कर देंगे ब्लड में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये देखिए या ऐसे हमारे जो यूरेमिया पेशेंट्स का क्लियर मतलब कि इलाज हो जाएगा। यूरेमिया पेशेंट्स का क्लियर इलाज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। देखो, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। किडनी में आपके कोई अगर प्रॉब्लम आ जाएगी, खराब हो जाएगी, तो वहाँ क्या होगा, यूरिया आपका ब्लड में जम जाएगा, क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट कौन करता है, किडनी, लेकिन किडनी तो हमारी खराब हो चुकी है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया, मैंने आपको बताया, विच इज हाईली हार्मफुल और मे लीड टू द किडनी फेलियर। ये आपके बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है और किडनी आपकी पूरी तरीके से फेल कर सकती है, यानी किडनी आपकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। यहाँ पे हम लोग हीमोडायलिसिस यूज करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन्ड आउट फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी। आर्टरी से हम लोग ब्लड निकाल लेते हैं, मैंने आपको बताया। फिर इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लोग आर्टिफिशियल किडनी में जाके रखते हैं इसको हम डायलाइजिंग यूनिट पे रखते हैं। किसको, डायलाइजिंग यूनिट। यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल किडनी है हमारी डायलाइजिंग यूनिट, आर्टिफिशियल किडनी, जिसमें हम हेमोडायलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ ब्लड आपका क्या करेंगे, हम आर्टरी से निकाल लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन मिला देंगे, जिससे ब्लड जमे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेपेरिन मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द यूनिट कंटेन्स, देखो जो हमारी डायलाइजिंग फ्लूइड जिसमें हम डायलिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूनिट में आपकी क्या होता है, कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब आपकी होगी, सराउंडेड बाय फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड जो उसके आसपास हमारा पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेम कंपोजिशन होगा, किसकी तरह, हैविंग सेम कंपोजिशन एक्सेप्ट यूरिया, यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट की तरह इसका, उसको छोड़ करके बाकी सबका सेम कंपोजिशन होगा, सराउंडेड बाय फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड होगा इसमें। ठीक है, सेम कंपोजिशन जब होगा तो वहाँ पे यूरिया छोड़कर बाकी सब कुछ वहाँ पे एंटर कर जाएगा, यूरिया आपका रह जाएगा। सेम कंपोजिशन एज डेट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी यूरिया आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट यहाँ पे। तो क्या होगा, द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब, जो आपकी यहाँ पे पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन पाई जाएगी ट्यूब में, वो क्या करेगी, अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर ये पैसेज यानी अलाउ करेगी मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट तो होते नहीं है, दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। यहाँ पे क्या होगा कि उसके अंदर जो है चले जाएंगे क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ करके सारा कुछ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका उसको छोड़ करके बाकी सबका मतलब कि कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहाँ पे इसको अलाउ नहीं करता। मैंने बोला ना पीछे आपकी कि कंपोजिशन सेम होगा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो क्या होगा, हमारा जो क्लियर ब्लड है फिर ये पंप कर दिया जाएगा किसमें, आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन थ्रू द वीन में आपका ये छोड़ दिया जाएगा हमारे बॉडी में, एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट, उसमें एंटी हेपेरिन मिला देंगे। ये मेथड हमारा क्या है, दिस मेथड इज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मेथड एक बहुत बड़ा वरदान है उन लोगों के लिए जिनको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए क्या है यहाँ पे किडनी ट्रांस, अब देखो अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरा पैरा पढ़ने वाले। देखो यहाँ पे कुछ डिजीजेज वगैरह आपकी मैं बताने वाला हूँ किडनी से रिलेटेड। तो देखिए डिजीज हमारी क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन एक्यूट रीनियल फेलियर्स। देखो इसका मतलब क्या है, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। देखो हमारे पास कोई चांस ही नहीं है, हमको किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताया, देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको दिया हुआ है क्या है, यहाँ पे देखो कि हमारे यहाँ पे इसका जो है रिजेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, रिजेक्शन होने का चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट वर्क करती हैं। इसलिए हमें क्या करता है, देखो ए फंक्शनिंग किडनी इज यूजिंग ए ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर। ये तो हमको पता है कि हमें जो है किडनी जो है किसी डोनर से लेकर ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। और आपके एनसीईआरटी ने बोला है कि देखो, बोला क्या, ये तो भाई ट्रूथ ही है
कि या तो कोई आपके घर वाला बंदा होना चाहिए, कोई फैमिली का होना चाहिए, तो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, या तो कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए जिससे हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करें। क्यों? इससे रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, चांसेस ऑफ रिजेक्शन कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी मतलब कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी काम करती है। ठीक है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स वगैरह आपकी आ जाती हैं। प्रिफरेबली एक क्लोज रिलेटिव होना चाहिए आपका। क्यों? टू मिनिमाइज इट्स चांसेज ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, क्योंकि इम्यून सिस्टम को लगेगा कि ये हमारे लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि दूसरे की बॉडी का ऑर्गन है, दूसरे की बॉडी का ऑर्गन है, ये फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीटमेंट करेगा। इसीलिए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट वगैरह या इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन जो है, एक बार इसका ट्रांसप्लांटेशन हो गया उसको काफी लंबे टाइम तक या कभी कभी पूरे लाइफ तक लेना पड़ता है कि हमारी बॉडी को पता ही ना चले कि उसकी बॉडी में किसका ऑर्गन है या फॉरेन पार्टिकल है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट, जो हमारे मॉडर्न तरीके आ गए बहुत सारे, उन्होंने सक्सेस रेट बढ़ा दिया किसका, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सक्सेस रेट बढ़ा दिया है कि किडनी आराम से ट्रांसप्लांट हो सके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रीनल फेलर, जब आपकी किडनी फेल वगैरह हो जाती है तो आपका जो है यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, किसमें इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट वगैरह आपको लेने पड़ते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन हमें पूरी उम्र भर लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ना करे किडनी का ना। अब ये रीनल कैलकुली क्या है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि एक गांठ जैसे बना लेता है, देखिए एक बिल्कुल आपका गांठ जैसे बना लेता है, स्टोन जैसे बना लेता है, किसका, और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, ये आपका स्टोन बना लेता है, या तो कोई इंसोल्यूबल मास, जैसे देखो एक बिल्कुल एक मास का एक जैसे एक कोई टाइट टाइट गोला वगैरह ले लो है ना, वैसे ही ये क्या होता है, मास एक्जुलेट्स होते हैं इसमें जो जम जाते हैं और वहाँ पे एक मास वगैरह बना लेता है, इनसोल्यूबल मास जो घुलता नहीं है ना, फिर इसका ऑपरेशन वगैरह करके बाहर निकालना पड़ता है, मेडिसिन के हेल्प से बाहर निकल जाता है। फाउंड विद इन द किडनी, जो आपकी किडनी में ये सब मासें बन जाती हैं। वी कैन से दैट किडनी स्टोन, आप इससे समझ सकते हो, मैनी पीपल टॉक्ड अबाउट किडनी स्टोन, तो वी कैन कॉल इट दैट। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे इंसोल्यूबल मास बना लेता है ऑक्जेलेट्स का, जिसे हम बोलते हैं रीनल कैलकुली। ठीक है, रीनल कैलकुली यानी मतलब कि किडनी में जो आपका स्टोन वगैरह हो जाती है। एक टर्म आपका दिया है देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या, यहाँ पे आपका क्या है कि जो किडनी होती है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, किडनी में आपके जो ग्लोमेरुलस पाया जाता है, मैंने आपको पढ़ा ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो आपको जो ग्लोमेरुलस है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो क्या है उसमें आपकी प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसीलिए क्योंकि इसके ग्लोमेरुलर में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे हमने क्या बोला, इसका जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है जब ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहलाता है। चलिए, तो हमारा एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ पे हो चुका है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू तो बोल दूं मैं आप लोग को, देखो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और देखो कमेंट करके भी बता दिया करो, आप लोग कमेंट करके भी बता दिया करो अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या और मुझे क्या मॉडिफिकेशंस वगैरह करने में, आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।